नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। उत्तरी भारत के तापमान में आई गिरावट, गेहूं की खेती के लिए बेहतर। देश की 400 मंडियों को ऑनलाइन बनाया जाएगा और कृषि सहायता राशि का 30% धन महिला कृषकों पर खर्च होगा। अब समाचार विस्तार से। देश के उत्तरी हिस्से में बीते दिनों हुई बर्फबारी और बारिश ने तापमान को सामान्य से नीचे गिरा दिया, जिससे इस रबी के मौसम में गेहूं के कुल उत्पादन में वृद्धि तय है। मौसम की यह गिरावट पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगी। ऐसा अनुमान है कि गेहूं की कटाई का समय अब नजदीक है, इसलिए तापमान में आई यह गिरावट इन राज्यों में गेहूं की नस्ल सुधार में सहायक होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गेहूं की खड़ी फसल के लिए अधिकतर राज्यों में यह बारिश अत्यंत लाभकारी है। गेहूं फसल की स्थिति अच्छी है और किसी भी प्रदेश में इसके रोगग्रस्त होने की समाचार नहीं है। भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर का कहना है कि अनुकूल मौसम राज्यों में गेहूं फसल के लिए एक अनिवार्य शर्त है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष 33 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले साल से 43% अधिक है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मार्च माह के अंत तक सरकार देश की कुल 585 थोक मंडियों में से 400 मंडियों को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़कर ऑनलाइन कर देगी, ताकि कृषक भाइयों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार सकल कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहती है और उत्पादन लागत कम करके 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना चाहती है। केंद्र सरकार ने राज्यों से उनको मिलने वाली कृषि मदद का 30% हिस्सा महिला कृषकों के कल्याण और सशक्तिकरण पर खर्चा करने की हिदायत दी है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार कृषि में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से सामान्य है। बस उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने की जरूरत है, ताकि वो कृषि के माध्यम से देश को नई दिशा प्रदान कर सकें। महिला कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इस साल से 15 अक्टूबर को महिला कृषक दिवस के रूप में मनाएगी। प्रदेश भर में किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बाजार न मिल पाने के कारण किसान अपने उत्पादन नहीं बेच पाते हैं। अब फैजाबाद के विकास भवन में खुली दुकान अवध ऑर्गेनिक सब्जी वाला पर प्रदेश भर के किसान अपनी सब्जी बेच सकेंगे। जैविक सब्जियों में स्वाद बहुत अलग होता है। इस दुकान पर पूरे प्रदेश में जहां भी जैविक खेती हो रही है, वो किसान अपनी सब्जी इस दुकान पर दे सकता है। अभी तक मखाने के उत्पादन में बिहार का नाम आता है, लेकिन अब उसी मखाने की खेती सीतापुर जिले में भी हो रही है। तराई के किसान इसके जरिए आसानी से आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसकी मांग देश और विदेशों में काफी है। इसका उत्पादन तालाबों में ही होता है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर के वैज्ञानिकों के सहयोग से जिले के कई किसानों ने मखाना की खेती की शुरुआत की है। मखाना की खेती में सबसे खास बात ये होती है कि इसके साथ ही किसान धान की खेती भी कर सकते हैं। प्रदेश के तराई इलाकों के लिए ये खेती वरदान साबित हो सकती है। जिन किसान भाइयों के पास पानी की पर्याप्त सुविधा है, वे अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हल्दी को लगा सकते हैं, लेकिन जिनके पास सिंचाई सुविधा का अभाव है, वे मानसून की बारिश शुरू होते ही हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी की खेती बलवी दोमट या मटियार दोमट मृदा में सफलतापूर्वक की जाती है। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि जमीन थोड़ी अम्लीय है तो उसमें हल्दी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भावों पर। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति कुंटल इस प्रकार रहा। हापुड़ में 2260 रुपये प्रति कुंटल, अलीगढ़ में 2265, उन्नाव में 2260, पीलीभीत में 2265 और हमीरपुर में 2260 रुपये प्रति कुंटल रहा। गेहूं का भाव प्रति कुंटल इस प्रकार रहा। हापुड़ में 1900 रुपये प्रति कुंटल, अलीगढ़ में 1890, उन्नाव में 1900, पीलीभीत में 1870 और हमीरपुर में 1900 रुपये प्रति कुंटल रहा। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति कुंटल इस प्रकार रहा। हापुड़ में 600 रुपये प्रति कुंटल, अलीगढ़ में 590, उन्नाव में 600, पीलीभीत में 590 और हमीरपुर में 600 रुपये प्रति कुंटल रहा।
टमाटर का भाव प्रति कुंटल इस प्रकार रहा। हापुड़ में 550 रुपए प्रति कुंटल, अलीगढ़ में 590 रुपए, पीलीभीत में 590 रुपए और हमीरपुर में 550 रुपए प्रति कुंटल रहा। प्याज का भाव प्रति कुंटल इस प्रकार रहा। हापुड़ में 900 रुपए प्रति कुंटल, अलीगढ़ में 880 रुपए, उन्नाव में 900 रुपए, पीलीभीत में 880 रुपए और हमीरपुर में 900 रुपए प्रति कुंटल रहा। बैगन का भाव प्रति कुंटल इस प्रकार रहा। हापुड़ में 1500 रुपए प्रति कुंटल, अलीगढ़ में 1490 रुपए, हमीरपुर में 1500 रुपए, सुल्तानपुर में 1500 रुपए और पीलीभीत में 1490 रुपए प्रति कुंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि खुशबू बांटते बांटते बागवान की शाम हो गई, पर उसे गम है कि सुबह गुलशन को पानी कौन देगा। बहनों भाइयों, हमारे प्रदेश में कई ऐसे बागवान भाई हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बागवानी को समर्पित कर दिया। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मलिहाबाद के प्रगतिशील बागवान पद्मश्री कलीमुल्लाह खां साहब से, और उनसे जानेंगे कि इस बार किस तरह की आम की फलद आने की संभावना है और किस तरह से हमारे बागवान भाई उसकी देखभाल करें।
तो खान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। खान साहब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार आप मलिहाबाद क्षेत्र में और आपके बाग में भी जो आम का बौर देख रहे हैं उससे आप किस रूप में देखते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? हमारी अपेक्षा जो है वो फूल इस साल बहुत कम आया, पिछले साल के मुकाबले पर 30-35% फूल है, इतनी ज़्यादा कम फसल हुई है। लेकिन इस साल एक बात बहुत अच्छी जो अब तक बचपन से हम देख रहे हैं कि फूल जो छोटे किस्म के निकलते हैं उनमें आम की बैठक बहुत अच्छी होती है, और उस वक्त आज भी इनमें आम की बैठक जो है वो पिछले साल के मुकाबले पर ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इस वक्त जो थोड़ा बहुत दो तीन बार जो थोड़ा सा पानी गिरा है उससे बड़ा नुकसान होने के हालात फिर बन गए, क्योंकि फूल जो है वो ऊपर के पानी को पसंद नहीं करता है, जल जाता है। उसमें इतनी ज़्यादा खुराक होती है कि वो उस खुराक को हजम न करके जल जाता है, तो इसलिए खर्रा बड़ी तेजी से बागों में लग रहा है। मतलब मौसम का जो बदलाव हुआ है, हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, उससे फर्क पड़ा है। उससे अच्छा खासा फर्क पड़ा है, क्योंकि बौर जो है वो कालापन हो रहा है, जिसको खर्रा कहते हैं, वो यानी सूखने लगता है। अगर इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान हो जाए और गवर्नमेंट के जितने भी अफसरान हैं वो इस बात की थोड़ी सी जानकारी बढ़ चढ़ कर जितनी जल्द हो सके हम तक, किसानों तक पहुंचा दें कि खर्रे के लिए कौन सी दवा ज़्यादा मुनासिब है, तो जितना कम से कम हमारे वहाँ बागों में फूल है उन फूल वाले पेड़ों को पर भी अगर खर्रे का हम दवा का असर दवा फेंक देंगे तो हमें उम्मीद ये है कि जो खर्रे का रोग कम हो जाएगा, तो फसल जो बड़ा नुकसान दूसरा होने वाला है उससे हम बच जाएंगे। अच्छा खान साहब, जैसे बागवान के रूप में अगर हम आपसे पूछें तो आपने जैसे खर्रा रोग का जिक्र किया, तो इस पर आप नियंत्रण के लिए आपने क्या व्यवस्था की? देखिए, इसके लिए बवस्तीन एक दवा ऐसी है जिसका जितनी जल्दी हो सके हम अगर छिड़काव कर दें, एक ही छिड़काव भी हम अगर कर देंगे तो हमें उम्मीद यह है कि इस पर, क्योंकि अभी हल्का अटैक शुरू हुआ है और ये अटैक पूरा लगने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तो नुकसान फूल कम होने की वजह से है और मजीद ये खर्रा जो है ये बड़ी मूजी, ये समझ लीजिए 3 दिन के अंदर ये पूरे बाग के बाग काले कर देता है और सब जल जाता है। खान साहब, जैसे कि आपने खर्रा रोग का जिक्र किया, इसके अलावा भी और किसी तरह के रोग के होने की संभावना या कीट का प्रकोप होने की संभावना है? फिलहाल तो इस वक्त किसी किस्म की और कोई बीमारी नहीं है। जिन लोगों ने 1-2 स्प्रे कर दिए हैं, हम अपने खुद को तजर्बे को हमने 2 स्प्रे हमने किए हैं, लेकिन हमारा बौर बहुत साफ है। लेकिन अब खर्रे का असर हमारे बाग पर भी है, क्योंकि खर्रे की दवा जो है वो तो हमने डाली नहीं थी, वो अब खर्रा शुरू हुआ है, तो इसलिए खर्रे पर हमारे बागबान भाई अगर दिलचस्पी कर लें तो मैं समझता हूँ वो अपने ऊपर खुद एहसान करेंगे खर्रा। अच्छा खान साहब, जैसे ये बौर आ गया है, छोटे छोटे सरसों के दाने के आकार के फल भी बनने लगे हैं, तो ऐसे समय में किस तरह की हमको देखभाल करनी है? क्या किसी तरह का उर्वरक वगैरह हमें प्रयोग करना है या और सिंचाई किस तरह से करनी है? देखिए, हमारी जो जिंदगी के सन 40 की मेरी पैदाइश है, हम 76-77 में चल रहे हैं, हम बचपन से इसी में लगे हैं, हमें एक शौक है, जुनूनी कैफियत समझ लीजिए है। लेकिन इस वक्त ये याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ खर्रा ही एक ऐसा नुकसान कर रहा है, किसी किस्म की और कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि जो कुछ मौसम का इस रंग से हिसाब किताब बना रहा कि इतनी ठंड हुई जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में कीड़े खुद मर गए थे ठंड से, और मजीद जिन लोगों ने स्प्रे कर लिए हैं बाग बिल्कुल पाक और साफ दिखाई दे रहे हैं जी। इसलिए बस खर्रे की अगर ध्यान कर लें, बवस्तीन का अगर एक छिड़काव कर लें, मैं समझता हूँ वो अपने और अपने बच्चों पर एहसान करें। खान साहब, अगर हम उत्पादन की बात करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत इस वर्ष उत्पादन की क्या संभावना है? पिछला कितना हुआ था, अब आगे आप क्या देखते हैं? देखिए, पिछले साल की फसल हमारी बहुत अच्छी थी। अब हम जो फसल को देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले 30-35% कुल है, 60-70-65-70% कम है, बल्कि हजारों बाग ऐसे हो जाएंगे हमारे छोटे छोटे टुकड़े जिनमें दवाओं के पैसे भी आना मुश्किल है जी, जो धुलाई भी आना मुश्किल है। खान साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे बागबान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कहते हैं कि ढंग से समझ लिया जिसने बागों का विज्ञान, सच्चे माने में कहलाएगा वही बागबान। बहनों भाइयों, केवल पौधा लगा देने से बागबानी नहीं होती, पौधे की देखभाल हमको एक बच्चे की तरह करनी पड़ती है, उसका पालन पोषण हमें बच्चे की तरह करना पड़ता है, तब जाके हमारा बाग तैयार होता है। आज हम एक बागबान भाई एससी शुक्ला जी के खेत में लखनऊ के पारा क्षेत्र में आए हैं और उनसे जानेंगे कि आम के बागों की देखभाल इस समय हमें कैसे करनी चाहिए।
शुक्ला जी आपका स्वागत है। शुक्ला जी, जैसे कि आपके बागों में कोयल की कुहू कुहू भी सुनाई दे रही है और आम के बौर की खुशबू भी महसूस हो रही है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार आम के बौर को आप किस रूप में देखते हैं? सुनील भाई, अब की बार फसल बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं किसान काफ़ी खुशहाल होगा। मौसम ने भी साथ दिया है, कुछ बीच में गड़बड़ी हुई लेकिन इसके बाद मौसम खुल गया है, धूप आ गई है, इसलिए बीमारी होने के चांस बहुत ही कम हो गए हैं। जहाँ तक आपने ठीक कहा है, इन पौधों को बच्चों की तरह ही पाला जाता है, देख रेख की जाती है और ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। इनको प्यार करिए, इनका केयर करिए तो इनमें एक नई ऊर्जा आती है, नया उत्साह आता है और फिर देखिए इनके पुष्प पल्लव कैसे खिलते हैं, आपका साथ देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। शुक्ला जी, अगर हम बौर की बात करें तो इस समय हमारे बाग में बौर की स्थिति क्या है? इस समय बौर बहुत अच्छा है, लेकिन किसान भाइयों को इस समय बहुत ही केयर करना चाहिए कि इस समय कई बीमारियां आक्रमण करती हैं। सबसे पहले तो हम आक्रमण करके ऐसी बीमारियों को रोकने का प्रयास करें जिनसे कि हमारे बौर को नुकसान होने की संभावना होती है। हमारे किसान के जो मित्र हैं वो हमारे कीट पतंगे होते हैं, तो हमें ऐसी भी केयर करना चाहिए कि जो नेचुरल, जो हमारा प्रकृति से वरदान मिला है, जैसे हमारे कीट पतंगे हमारे सहयोगी हैं, हमारे पॉलिनेशन में उनका बड़ा सहयोग होता है, वो नष्ट न होने पाएँ। इस समय किसान भाई बौर के समय ऐसी दवाओं का स्प्रे कर देते हैं जिससे कि इवन मधुमक्खियां भी मर जाती हैं, कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं और पॉलिनेशन बड़ा प्रभावित होता है। तो हमें बड़ा केयर करना है कि हम ऐसी ऑर्गेनिक दवाओं का, नीम के तेल का या और कुछ ऐसी दवाएं का प्रयोग करें जिससे कि इन बौर में आने वाले नन्हे नन्हे जो दाने हैं उनको नुकसान न पहुंचने पाए। जी शुक्ला जी, इस समय जो आपके आम के बाग में जो बौर दिखाई दे रहा है, जैसे सरसों के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर, तो इसकी देखभाल हमें किस तरह से करनी है? सारा कुछ फसल का जो कुछ आप समझिए यील्ड होती है, हमारा मौसम पे ही सब कुछ डिपेंडेंसी होती है और इस समय कई भयानक बीमारियां फैलती हैं। जैसे नमी हो जाए, बदली हो जाए तो उस समय पाउडरी मिड्यूल फैलता है, 48 घंटे में फसल पे बहुत ही बुरा असर डालता है। बहुत सारे हापड़ की बीमारियां हैं और कई तरह के ऐसे जो वायरल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, वो इस समय पनपती हैं। अगर मौसम खुला रहा, बढ़िया मौसम है तो इनका प्रभाव कम होता है, लेकिन जैसे ही बदली हुई और मौसम ने करवट बदली तो आप ये मान के चलिएगा बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। इसलिए किसान भाइयों को इस समय बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए और बहुत ही नित्य प्रति उसकी देखरेख करना जरूरी है। जी शुक्ला जी, जैसे इस समय जो बौर दिखाई दे रहा है इसमें सरसों के दाने के बराबर हमारे फल हैं, तो ये फल पर्याप्त आकार लें, उचित आकार लें, इसके लिए इनका पोषण हमें किस तरह से करना है, किस बात को ध्यान में रखना है? इस समय बहुत ही आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है ये। इस समय ही तो जरूरत है इनके पोषण की। अभी तो नन्हा बच्चा है, जो हम नरिशमेंट इसको देंगे उसको मिलेगा और उसी के आकार में उसका साइज, उसका कलर, उसका शेप सब कुछ लेगा। जो कुछ हम इसकी केयर इस समय करेंगे तो सबसे पहले ज़रूरी है इनमें जैसे फ्लानोफेक्स या अच्छे टॉनिक होते हैं उनका स्प्रे होना चाहिए, पेड़ों को ठीक से पानी मिलना चाहिए और इन सब चीज़ों के बाद में भी अगर बौर में फल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसकी स्क्रीनिंग करके अच्छे फल को रखना चाहिए, बाकी छोटे फलों को तोड़ देना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा फल होगा औसत में आम का साइज, आम की क्वालिटी उतनी ही कम हो जाएगी। मौसम को देखते हुए हमें अपने बाग की सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है? जहां मटर के दाने के बराबर आम हो जाए आप तुरंत सिंचाई करें किसान भाई, और उससे नरिशमेंट के लिए उनको कुछ स्प्रे करें, जो अच्छे टॉनिक आते हैं, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें, बाग गंदी न हो। शुक्ला जी, जैसा कि इस समय फल आ रहा है तो ऐसे में जैसे हम पोषण की बात करते हैं तो इस समय किस तरह के उर्वरकों की आवश्यकता होती है अथवा किस तरह की खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, खाद का अभी कोई महत्व नहीं है। अब इस समय पानी का महत्व है और पानी छिड़काव होना चाहिए जो उनको तुरंत मिल सके। अब मान लो हम कोई कंपोस्ट खाद डालते हैं, इसका असर तो 2 महीने 3 महीने बाद होगा, 1.5 महीने बाद होगा, इसलिए इमीडिएट इफेक्ट करने वाले इनको न्यूट्रिएंट्स हमें अभी देना चाहिए। जी शुक्ला जी, जो हमारा बाग है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, ये कितनी उम्र है इसकी? इसकी करीब 4 से 5 साल का ये पौधा है। लोग ताजुब करते हैं कि इतना कैसे हो गया जी। 5 साल की बाग हो ही नहीं सकती, और मैं चैलेंज करता हूँ, बाग मैंने लगाई 5 साल अभी इसको हुए नहीं है जी। ये सब कुछ देख रेख और उनकी केयर पे डिपेंड करता है। तो क्या इसमें पहले फल आ चुके हैं? इसमें हम करीब पिछले 4 से और 5 साल से, जब से पौधा 1 साल के बाद से मैं फल ले रहा हूँ।
शुक्ला जी, कभी कभी ये जो हमारा बौर है ये झड़ने लगता है जी। छोटे छोटे फल आते हैं वो गिरने लगते हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है और उसका निदान आप कैसे करते हैं? इसका निदान ये है कि देखिए, फल तो झड़ेंगे और सारे फल अगर पेड़ में आ जाएं तो आप समझिए पेड़ की डालें तो टूट के जमीन पे आ जाएंगी। इनका पेड़ों में फलों का गिरना पेड़ों के जीवन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि फल एक निश्चित संख्या में ही पेड़ पे रखने चाहिए। हमारे किसान भाई कभी कभी इस लालच में आधार सारे के सारे फल हो जाएं, वही दशहरी दुगने रेट में बिकती है, उसी के क्वालिटी डाउन होकर के जब छोटे छोटे जब नंबर बढ़ेगा तो साइज उसका छोटा हो जाएगा। क्योंकि एक पेड़ की अपनी जो क्षमता है वो एक लिमिटेड है, इसलिए आपको सीमित संख्या में ही फल रखनी चाहिए। और जहां तक फल गिरने की बात है, मैंने बोला इसे फ्लानोफेक्स है और टॉनिक है, स्प्रे परनी छिड़काव करें, इससे इनके दानों को काफी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। शुक्ला जी, जैसा कि आपने बताया कि पिछले वर्ष भी अच्छा बौर आया, फलद भी अच्छी हुई, तो कितना उत्पादन पिछले वर्ष हुआ? देखिए, उत्पादन का जहाँ तक प्रश्न है ये वैरायटी टू वैरायटी डिफर करता है जी। और जहाँ तक टन्स में जैसे हम लोग ट्रेडिशनल करते हैं, ट्रेडिशनल में से हमारा यहाँ पे लखनऊआ है, चौसा है, लंगड़ा है, दशहरी है, इन सब आमों में तो हम लोग क्विंटल में या टन्स में बेचते हैं आम। इन पेड़ों में हम नंबर में बेचते हैं जी, इसलिए नंबर इनका पर्याप्त होता है। हम एक पेड़ में 100 से ज़्यादा आम नहीं रखते, 100 से ज़्यादा 101 आम हुआ उसको हम तोड़ देते हैं। तो इसलिए दशहरी वगैरह मेरी राय है किसान भाइयों को कि उसके ज़्यादा लोभ में ना करके उनकी संख्या को कम करें, अच्छे न्यूट्रिएंट्स दें, अच्छा पानी लगाएं और इसको अभी से केयर करें, उनको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। शुक्ला जी, आपने बागवानी के क्षेत्र में अपार सफलता अर्जित की है, बहुत सारे अवार्ड भी प्राप्त किए हैं, तो किस लिए आपको अवार्ड दिए गए, कैसे सम्मानित किया गया, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। पिछले साल हम लोग काफ़ी लगे हुए थे, गवर्नर साहब से पर्यटन भवन में पहली बार उत्तर प्रदेश में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसके बाद इस साल हम लोगों ने जी तोड़ कोशिश की और जनेश्वर मिश्रा पार्क में एक बृहत रूप में, जिसमें तेलंगाना से लेकर हिमाचल तक का आम आया था, और उन आमों में सबसे श्रेष्ठ आम हमारा अंबिका का आया था और उसमें हमारे 272 प्रजातियों का मैंने उसमें प्रदर्शन किया था। उसमें हमें 9 अवार्ड मिले थे। शुक्ला जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि उन्होंने बागों की देखभाल किस तरह से की है और इस समय वो मौसम को देखते हुए कैसे बागों की देखभाल कर रहे हैं और कैसे उन्होंने इतनी अपार जो उन्नति हासिल की है वो कैसे की है। शुक्ला जी ने जो बातें बताई, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सफल बागवान होकर निकलेंगे। तो अब इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।